चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर ले, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के विधान परिषद चुनाव के लिए वोटिंग करने पहुंचे सुहेलदेव भारतीय समाज के पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उनसे जब मीडिया कर्मियों ने सवाल किया कि एमएलसी चुनाव में अखिलेश यादव की पार्टी का क्या हाल है, जिसका उन्होंने जवाब दिया। अखिलेश को लेकर पूछे गए सवाल पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि एमएलसी चुनाव में समाज पार्टी का गठबंधन की स्थिति बहुत ही अच्छी है। इसके साथ उन्होंने बताया कि सपा के विधायक और नगर पंचायत सदस्यों से मिलकर हमने अपील की है कि उन्हीं लोगों को सदन में भेजो जो समाज के मुद्दे को वहां पर उठा सके। महंगाई को लेकर ओपी राजभर ने कहा कि हम चाहते कि हमारे एमएलसी जब सदन में जाए तो वहां पर सरकार से सवाल करे कि बाजार में नींबू महंगा क्यों है, इसके दाम को कम किया जाए। इसके साथ उन्होंने कहा कि हम जिन 3 मुद्दों को लेकर मतदाताओं के पास गए हैं उनसे हमारी ओर से कहा गया कि प्रदेश में गरीबों का फ्री इलाज कराने के लिए आप समाजवादी पार्टी गठबंधन का एमएलसी चुनिए। ओपी राजभर ने कहा कि जनता को ऐसा एमएलसी चाहिए जो सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने का काम करे। रामनवमी जुलूस के दौरान देश के कई हिस्सों में हिंसा की खबरों पर चिंता जताते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि नफरत देश को कमजोर कर रही है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि घृणा, हिंसा और बहिष्कार हमारे प्यारे से देश को कमजोर कर रहे हैं। भाईचारे, शांति और सद्भाव की ईंटों से प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। आइए एक न्यायपूर्ण समावेशी भारत को सुरक्षित करने के लिए एक साथ खड़े हो। दरअसल मध्य प्रदेश के कम से कम 2 जिलों में रविवार को रामनवमी समारोह के दौरान सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी। हिंसा की पहली घटना खरगोन जिले में हुई है, जहां लगभग आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए, जबकि इसी तरह की घटना बड़वाड़ी जिले के सेंधवा शहर में भी हुई है। खरगोन में रामनवमी के जुलूस में डीजे पर विवाद के बाद कथित तौर पर पथराव किया गया है, जिसके बाद 2 पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों में पत्थरबाजी के साथ आगजनी की घटनाएं हुई है, जिसके कुछ वाहनों में आग लगा दी गई। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोल दागे और बल को प्रयोग किया है। हालात को संभालने के लिए अधिकारियों को 3 क्षेत्रों में कर्फ्यू और पूरे शहर में सीआरपीसी की धारा 144 को लागू करना पड़ा है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सोमवार को कहा कि तेल की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि के मद्देनजर लोगों को पेट्रोलियम उत्पादों का उपयोग कम कर देना चाहिए। पिछले 16 दिन से ईंधन के मूल्य में वृद्धि के बाद शहर में पेट्रोल 115.12 रुपए प्रति लीटर और डीजल 99.83 रुपए प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। पेट्रोलियम संरक्षण के मुद्दे पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और अन्य तेल विपणन कंपनियों की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में धनखड़ ने कहा कि तेल की कीमतों में वृद्धि पर लोग अपनी चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सबसे अच्छा उपाय है कि हर बार जब तेल की कीमत में इजाफा हो तब उसका उपयोग कम कर दिया जाना चाहिए। ऊर्जा का इस्तेमाल कम करने से धरती और देश के अर्थव्यवस्था को राहत मिलेगी, क्योंकि पेट्रोलियम उत्पाद आयात देश के संसाधनों की बर्बादी है। धनखड़ ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पाद जीवाश्म ईंधन है, जिनका दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता और उनके पुनर्निर्माण में लाखों साल वक्त लगता है। उन्होंने कहा कि ऐसे उत्पादों के बेतहाशा उपभोग पर रोक लगनी चाहिए। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि पूरे देश में तेल के दाम बढ़ रहे हैं और हम इसे तत्काल कम नहीं कर सकते। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कहा कि राज्य सरकार ने कुछ समय पहले इसमें कटौती की थी, मगर अचानक से पेट्रोल की कीमतों में जो बढ़ोतरी हुई है उसकी वजह से हमारे पास इतने संसाधन नहीं है कि अभी इसे लेकर कुछ कह सके। उन्होंने कहा कि हर रोज पेट्रोल की कीमतों में कमी की जा सके, ऐसी स्थिति नहीं है। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही तो केंद्र सरकार इसको लेकर जरूर सोचेगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने नरेंद्र मोदी सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। तेलंगाना राष्ट्र समिति के प्रमुख ने कहा कि अगर 24 घंटे के भीतर तेलंगाना में धान की खरीद शुरू नहीं हुई तो पूरे देश में इसके खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। टीआरएस के सांसद और विधायकों के साथ अन्य चुने जनप्रतिनिधि दिल्ली में धरना दे रहे हैं। उनका आरोप है कि केंद्र सरकार की धान खरीदी नीति में तेलंगाना के किसानों के साथ भेदभाव हो रहा।
इस धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए केसीआर ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीयूष गोयल से आग्रह करता हूं कि पूरे देश की तरह तेलंगाना के किसानों से भी कृषि उत्पाद की खरीद की जाए। कृपया हमारे खाद्यान्न की भी खरीदी की जाए। केसीआर ने कहा कि हम अगले 24 घंटे तक इंतजार करेंगे। अगर तब तक तेलंगाना के किसानों से खाद्यान्न की खरीदी शुरू नहीं की जाएगी तो हम आगे की रणनीति पर फैसला लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। पश्चिम बंगाल के आसनसोल लोकसभा क्षेत्र और बालीगंज विधानसभा सीट पर मंगलवार को अहम उपचुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये चुनाव सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और मुख्य विपक्षी दल भाजपा के लिए एक साख का सवाल बने हैं। आसनसोल में मामले में भाजपा की मुख्य चुनौती इस सीट को बरकरार रखना है, जहां भाजपा उम्मीदवार और गायक से राजनेता बने बाबुल सुप्रियो 2014 में और फिर 2019 में लगातार 2 बार सांसद चुने जा चुके हैं। 2021 के पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के बाद सुप्रियो तृणमूल में शामिल हो गए और आसनसोल के सांसद के रूप में इस्तीफा भी दे दिया, जिससे उपचुनाव की आवश्यकता हुई है। सुप्रियो ने इस बार बालीगंज विधानसभा उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक बीजेड जमीर अहमद खान ने सोमवार को कहा कि वे भारतीय मुसलमान हैं और पाकिस्तान से नहीं आए हैं और वह सह अस्तित्व में विश्वास करते हैं। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के मुसलमान नहीं हैं। शांति और सह अस्तित्व हमारी पहली प्राथमिकता है। हम भारतीय मुसलमान हैं। पत्रकारों से खान ने सत्तारूढ़ भाजपा पर अपने निर्वाचन क्षेत्र में युवक की हत्या के मामले को सांप्रदायिक रंग देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हम सम्मान के साथ जी रहे हैं और भविष्य में भी सम्मान के साथ जिएंगे। हम पाकिस्तान से नहीं आए हैं। खान राज्य के प्रमुख मुस्लिम नेताओं में से एक है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ भाजपा लोगों की मौतों पर भी राजनीति कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह गलत है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मेरे चुने जाने से पहले एक या अन्य सांप्रदायिक झड़प देखी गई है। लंबे समय के बाद कोई सांप्रदायिक घटना की सूचना नहीं मिली। भाजपा निर्वाचन क्षेत्र में संघर्ष करने की योजना बना रही और वोट बैंक के लिए चंद्रू की हत्या मामले का इस्तेमाल कर रही है। कुल 7 बार विधायक रहे यशपाल आर्य उत्तराखंड में एक बड़े दलित नेता के रूप में पहचान रखते हैं। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें विधायक दल के नेता के रूप में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यशपाल आर्य भाजपा छोड़कर कांग्रेस में लौट आए थे। बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे यशपाल आर्य ने उधम सिंह नगर की बादपुर सीट से जीत दर्ज की थी। विधायक दल के नेता बनाए गए यशपाल आर्य पिछली भाजपा सरकार में मंत्री रहे हैं, लेकिन चुनाव से पहले वह कांग्रेस में लौट आए थे। आर्य पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के दोनों बेटे बहुत दिनों बाद सोमवार को एक साथ दिखे हैं। दोनों भाई एक मामले में सुनवाई के दौरान सोमवार को पटना सिविल कोर्ट पहुंचे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उनके बड़े भाई विधायक तेज प्रताप यादव की कोर्ट में पेशी थी। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के ऊपर कोरोना गाइडलाइन के तोड़ने का एक मामला दर्ज किया गया था। इसी मामले में दोनों भाइयों की पेशी हुई। मामला साल 2021 का है। जुलाई महीने में गोपालगंज में अपनी पार्टी के नेता की हत्या के बाद तेजस्वी यादव और उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव गोपालगंज जाने के लिए अपने आवास से निकले थे। पटना आवास से निकलते वक्त उनके साथ बड़ी तादाद में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। उस समय कोरोना काल चल रहा था। इसको देखते हुए पुलिस ने उन्हें कोरोना गाइडलाइंस का हवाला देते हुए रोक दिया था। इस मामले को लेकर 10 सर्कुलर आवास के बाहर कई घंटों तक बवाल चला। तेजस्वी यादव गोपालगंज जाने की जिद पर अड़े हुए थे। हालांकि प्रशासन ने उन्हें कोरोना गाइडलाइंस का हवाला देते हुए यात्रा से रोक दिया था। इसी मामले में तेजस्वी और तेज प्रताप यादव के ऊपर केस दर्ज किया गया था। इससे आगे के अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।